तकदीरें किताब यूं ही नहीं बदला करते, मेहनत की कलम से पन्ने लिखने पड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीतूगर, प्रवक्ता इतिहास, आप सबका हमारे मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के लेसन नंबर 2, लेखन कला और शहरी जीवन। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यदि हम आज मेसोपोटामिया की बात करने जा रहे हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता और संस्कृति, तो हमें पता होना चाहिए कि सभ्यता और संस्कृति होते क्या है। सभ्यता और संस्कृति का रिलेशनशिप, उनका जो संबंध है वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक फूल और उसकी खुशबू का होता है। सभ्यता यदि फूल है तो संस्कृति उसकी खुशबू है। सभ्यता क्या है? किसी भी समाज के सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने वाले को सभ्यता कहते हैं। ये समाज के भौतिक स्वरूप को बताती है। ये एक भौतिक पक्ष है जो ये बताती है कि हमारे पास क्या है। लेकिन संस्कृति ये किसी के अंदर व्यापक गुणों का समग्र रूप है। ये किसी समाज के सोचने, खाने पीने, रहने, कला, साहित्य, नृत्य, गान सबको प्रदर्शित करती है। और ये एक वैचारिक पक्ष प्रदान होता है जो ये बताती है कि हम क्या हैं। सभ्यता ये बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति ये बताती है कि हम क्या हैं। सभ्यता हमारे भौतिक स्वरूप को, हमारी बिल्डिंग्स को, हमारे अलग अलग रहन सहन, एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है, जबकि संस्कृति हमारे खान पान को, हमारे सोचने को, हमारी कला के बारे में बताती है। आज हम प्यारे बच्चों जिस सभ्यता की बात करेंगे, ठीक उसी समय दुनिया में और भी सभ्यताएं थी। जैसे कि हम आज पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में, जो कि आधुनिक इराक, ये यूरोप में है, आधुनिक इराक के स्थान पर अस्तित्व में थी। जबकि ठीक उसी समय पर हड़प्पा सभ्यता भी थी जो कि भारत में थी, और एक थी चीनी सभ्यता, ये पीली नदी और यांगत्से नदी के बीच, और एक थी मिस्र सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे पर थी। जबकि मेसोपोटामिया जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, वो सभ्यता दजला और फरात नदियों के मध्य थी। एक खास बात जो यहाँ से निकल कर आती है वो ये कि सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे फली फूली। अब थोड़ा पास से समझने की कोशिश करते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता है भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ये जो है चीनी सभ्यता पीली नदी के आसपास, और ये हम जो पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता, ये दजला और फरात नदी के बीच में, मध्य में, और ये है मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे पर। अब हम बड़े करीब से मेसोपोटामिया को पढ़ते हैं। मैंने 2 बार बताया आपको कि मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के मध्य है। टिग्रिस अर्थात दजला, यूफ्रेट्स अर्थात फरात, इन नदियों के, देखिए कितनी लंबी नदी है, इन नदियों के मध्य जो भूमि थी वहां पर जो सभ्यता पनपी वो मेसोपोटामिया सभ्यता थी। अब देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता के जो हम देख रहे हैं, मेसोपोटामिया ये नगर देख रहे हैं, इसके आसपास केवल जमीन नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध सागर और महासागर थे, जिनकी वजह से ये सभ्यता अपने व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध बनी। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसके ऊपरी हिस्से पे कैस्पियन सागर, उससे ऊपर अरब, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और इधर अरब सागर। इस प्रकार से कौन कौन से सागर इस सभ्यता के आसपास थे वो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया, जैसे कि हमारे लेसन का नाम ही है, शहरी जीवन की शुरुआत, शहरी लेखन कला और शहरी जीवन। तो शहरी जीवन की शुरुआत जो है पूरे विश्व के अंदर, सभ्यताओं के अंदर, वो मेसोपोटामिया में शुरू हुई। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के मध्य था। आजकल ये इराक गणराज्य का हिस्सा है। संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित,
खगोल विद्या, ये हमारे को देन भी है इस सभ्यता की। इसके लिए ये सभ्यता विश्व प्रसिद्ध थी। अब देखिए कि अगर हम भूगोल की बात करें तो इसके उत्तर में, उत्तरी भाग में यहाँ पर असीरिया साम्राज्य था, जबकि दक्षिणी भाग जो सबसे पहले सुमेर था, फिर उसके बाद कुछ समय बाद वहां पर अकद साम्राज्य शुरू हो जाता है और लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर बेबीलोन नगर की स्थापना होती है। इसीलिए दक्षिणी भाग को, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाता है। और यहाँ पर प्रमुख नगर देखेंगे हम, उर, बगदाद, मारी नगर विश्व में व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और ऐसे ही यहाँ निन्वे और असर, ये सब जो नगर थे बहुत फेमस थे। स्टेपी क्षेत्र घास के लिए फेमस था। स्टेपी का अर्थ ही होता है घास का क्षेत्र। जो आप ये एरिया देख रही हैं उरुक का, देखिए ये इंगित करता है कि यहाँ पर कृषि उत्पादकता प्रदेश है, सिंचित यानी कि सिंचाई के साधन अच्छे उपलब्ध थे और इसीलिए विश्व प्रसिद्ध था। और जहां जहां पर हम यहाँ पर ट्रायंगल के साइन देख रहे हैं, यहाँ सभी जो एरिया है ये पर्वतीय क्षेत्र था। और बाकी जहां पर भी हम ये लकीर देख रहे हैं ये सब वर्षा सिंचित प्रदेश था, जहां पर वर्षा से सिंचकर यहाँ पर खेती योग्य बनाया जाता था। इसके दक्षिणी भाग में बेबीलोनिया में मरुस्थल भी स्थापित है, लेकिन मरुस्थल होने के बावजूद, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान होने के बावजूद ये कृषि के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता था। उसके बाद हम करेंगे मेसोपोटामिया का अर्थ। यूनानी भाषा के दो शब्दों से, जबकि हम पहले जब पिछला लेसन पढ़ रहे थे समय की शुरुआत से, तब हमने बहुत सारे शब्दों के अर्थ निकाले थे, वो हमने लैटिन भाषा से निकाले थे। प्यारे बच्चों, हम जो भी इतिहास के अंदर शब्दों के अर्थ निकालेंगे उनमें से ज्यादातर या तो वो लातिन यानी कि लैटिन भाषा से निकाले जाएंगे या फिर वो यूनानी भाषा से निकाले जाएंगे। तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्द, मैसुस जमा पोटामस, इसका अर्थ है मेसोपोटामिया। मैसुस का अर्थ होता है मध्य, जबकि पोटामस का अर्थ होता है नदी, अर्थात दो नदियों के मध्य की भूमि। और वो दो नदियां कौन सी थी? दजला और फ्रात। और यहाँ की प्रमुख भाषाएं जो इसकी सभ्यता की खास विशेषता रही है, जैसे कि हमने कहा लेखन कला और शहरी जीवन, तो लेखन कला के लिए भाषाएं तो निश्चित तौर पर होंगी। जो मेसोपोटामिया है इसकी सबसे प्राचीन जो ज्ञात भाषा है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हाँ यह भाषा थी, वो सुमेरियन भाषा है। सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा कौन सी है? सुमेरियन भाषा है, सुमेरियन। उसके बाद लगभग 2400 ईस्वी पूर्व में अकद्दी भाषी लोग यहाँ पर आ गए और सुमेरियन भाषा का स्थान अकद्दी भाषा ने ले लिया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर 1400 ईस्वी पूर्व में अरेमाइक भाषा जो है उसका प्रवेश होता है। ये हिंदी हमारी भाषा, ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद भी व्यापक रूप से बोली जाती थी। मेसोपोटामिया को अगर हमें जानना है तो लेखन कला के अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे हम उनके बारे में जान सकते हैं? तो इमारतों से, मूर्तियों से, आभूषण, कब्र, औजार, मुद्राओं से। देखिए एक छोटा सा क्लिप, ये मूर्तियां, आभूषण है, ये भी मेसोपोटामिया का। ये बर्तन है, ये उनकी मुद्राएं हैं, ये उनके इमारतें हैं, ये भी इमारत है। और ये अलग अलग प्रकार के घर, औजार, और ये मूर्तियां, और ये भी मूर्तियां। और इधर जो है ग्रेव, जहां पर दफनाया जाता था लोगों को, वो सब हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। इन सब चीजों से हमें मेसोपोटामिया को जानने में मदद मिलती है। उसके बाद है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। अगर हम पूर्वोत्तर भाग की बात करें तो ऊंचे और नीचे का दोनों ही प्रकार के मैदान, पर्वत श्रृंखलाएं, स्वच्छ झरने, जंगली फूल, अच्छी फसलें, पर्याप्त वर्षा। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर खेती की शुरुआत 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई।
उत्तर में ऊंची भूमि और स्टेपी घास के मैदान मिलते हैं और पशुपालन यहाँ पर खेती से ज्यादा अच्छा आजीविका का साधन था। इसीलिए यहाँ के लोग विभिन्न भेड़ बकरियों को, पशुओं को पालते थे, जो छोटी छोटी झाड़ियां खाकर भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। और कृषि में जो है प्रमुख रूप से गेहूं, जौ और मटर, ये इनकी प्रमुख फसलें थी। दजला और सहायक नदियां जो थी परिवहन का अच्छा साधन थी। दक्षिणी भाग जो था वो रेगिस्तान था, मरुस्थल, मैंने आपको पहले ही बताया है नक्शे में। यही सबसे पहले नगरों का विकास हुआ। लेखन कला का प्रादुर्भाव भी यही हुआ। प्रादुर्भाव का अर्थ होता है शुरुआत। और शहरों के भरण पोषण की क्षमताएं भी यहीं से पूरी होती थी। यदा कदा जब भी बाढ़ आती थी तो उस पानी को एकत्रित करके खेती के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। पशुपालन अर्थात भेड़ बकरियों का इसलिए पाला जाता था ताकि उनसे दूध, मांस और ऊन प्राप्त हो सके। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, मटर अथवा मसूर थे। इसके अलावा क्योंकि नदियां थी तो इसलिए मछलियों की भी कोई कमी नहीं थी। और यहाँ की प्रमुख फसलें जो थी वो खजूर थी, जिसे हम पिंड खजूर कहते हैं, वो यहाँ के प्रमुख फल था। बाइबल के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जल प्लावन के समय पृथ्वी पर जब पूर्ण जीवन नष्ट होने वाला था तो परमात्मा ने दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए एक नोआ नाम के आदमी को चुना। नोआ ने एक बहुत बड़ी नाव बनाई और उसमें सभी जीवों का एक एक जोड़ा रख लिया। जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब नष्ट हो गए, लेकिन वो नाव बची रही और उस नाव में सभी जोड़े भी सुरक्षित बच गए। एक ऐसे ही एक कहानी मेसोपोटामिया के साहित्य में भी मिलती है, जिसमें जो मुख्य पात्र है जीवशूद्र है। अर्थात ये कहा जाता है कि मेसोपोटामिया का जो एरिया है ये वही एरिया है जहां पर नोआ नाम के आदमी ने दुनिया की दोबारा से जल प्लावन के बाद शुरुआत की। अब हम बात करेंगे शहरीकरण की। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का जो विकास है वो 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास शुरू हुआ। और 3000 ईस्वी पूर्व कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांसा जो है नेचुरली मिलने वाली धातु नहीं है। कांसा बनाया जाता है तांबे और रांगे से, और रांगा क्या होता है? टीन। तो कांसे का इस्तेमाल जो होता वो धातुएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेसोपोटामिया में तो ये धातु नहीं मिलती थी, इसीलिए दूर दूर से मंगवाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने के लिए, मनकों में छेद करने के लिए, पत्थरों पर मुद्राएं उकेरने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, सीपियां काटने के लिए औजारों की आवश्यकता पड़ती थी। और ये औजार और हथियार, इवन के भाले तक, भाले की जो नोक होती है वो भी कांसे की बनी होती थी। और जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, लोग शहरों की ओर जा रहे थे और लोगों का गांव छोड़कर शहरों में जाना ही शहरीकरण कहलाता है। खाद्य उत्पादन के अलावा शहरों में व्यापार और सेवाओं का भी सृजन शुरू हो गया था। और यहाँ पर लोग लेकिन आत्मनिर्भर नहीं थे, वो अपनी अनेक जरूरतों के लिए अभी भी गांव पर निर्भर करते थे। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि नगरीकरण के कारण क्या थे? मेसोपोटामिया में क्यों शहर शुरू हुए जबकि गांव से भी बहुत ज्यादा सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी? नंबर 1 के मेसोपोटामिया की जो भूमि थी वो अत्यंत उपजाऊ थी। खेती के अलावा समृद्ध पशुपालन था। वस्तु विनिमय की जो प्रक्रिया है वो भी आरंभ हो चुकी थी। और जब वस्तु विनिमय शुरू हुआ तो नए नए व्यवसाय भी यहाँ पर शुरू हो गए। और जब व्यवसाय शुरू हुए तो नेचुरली है कि वहां पर शहरों का विकास होता है। इसी ने नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। दूसरा है जल परिवहन। वैसे तो नगरीकरण के विकास में भारवाही पशुओं और बैलगाड़ियों का भी योगदान होता है, लेकिन बैलगाड़ियों और स्थल मार्ग जो था वो काफी महंगा पड़ता है। इसीलिए क्योंकि नदियां आसपास थी तो फरात नदी जो थी विश्व के व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। और ये वहां पर मेसोपोटामिया के विकास में, नगरीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नदी से निकाली गई नहरें अनेक नगरों में भी जल परिवहन का उत्तम साधन बनी हुई थी। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन तो होता ही है, इसको बनाने में एक बार खर्च आता है, फिर ये बहुत ही नामात्र के खर्चे पर काम करता है।
उसके बाद है धातु और पत्थर की कमी। वैसे तो किसी भी नगरीकरण में धातु और पत्थरों का बहुत योगदान होता है। किसी भी नगर के विकास में धातु और पत्थर जो है औजार, बर्तन, आभूषण बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया में तो इन धातुओं की कमी थी। फिर भी इसके बावजूद मेसोपोटामिया में शहरीकरण हुआ, क्योंकि वे अपने कृषि उत्पादकों को देखकर बड़ी आसानी से तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से विभिन्न धातुएं और बहुमूल्य पत्थरों को मंगवा लेते थे। उन्होंने सोना, चांदी, तांबा, टीन, चिप्पी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को आयात करके उनके देश में जो धातुओं के पत्थरों की कमी थी उसको पूरा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का अर्थ होता है श्रम का विभाजन कर देना, काम का बंटवारा करना। सारा काम एक व्यक्ति ना करके बल्कि एक पूर्ण काम को थोड़े थोड़े व्यक्तियों के द्वारा करवाना श्रम विभाजन कहलाता है। नगरों के लोग सेवाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। इवन के अगर वो शहरों में कोई भी काम करते थे तो उन्हें छोटी मोटी जरूरत के लिए भी गांव पर निर्भर रहना पड़ता था। मुद्रा बनाने वाले को औजार बनाने के लिए और रंगीन पत्थर उकेरने के लिए ऐसे व्यक्ति पर निर्भर होना होता था जो औजार बनाता था या फिर रंगीन पत्थरों पर उकेर सकता था। और इसी चीज को श्रम विभाजन कहा गया है, क्योंकि इसकी वजह से ही शहरीकरण की शुरुआत हो पाई। फिर है मुद्राओं का प्रयोग। मेसोपोटामिया में हमें बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं और ज्यादातर मुद्राओं का जो आकार था वो बेलनाकार था और ये बीच में से आर पार छेदी होती थी और इनके बीच में तिल्ली भी लगाई जाती थी। ये अत्यंत कुशल कारीगरों के द्वारा उकेरी जाती थी। इसके ऊपर स्वामी का नाम, उसके देवता का नाम या कोई रैंक आदि भी वर्णित होता था। आमतौर पर मुद्राओं का प्रयोग जो था वो सामान को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता था। हम कह सकते हैं कि मुद्राओं का प्रयोग सील बनाने के लिए, सील लगाने के लिए होता था। मान लीजिए किसी गठरी में सामान बांधकर और गांठ जहां पर लगाई जाती थी उस गांठ के ऊपर मुद्रा का ठप्पा लगा दिया जाता था, जो उस वस्तु की प्रमाणिकता का प्रतीक होती थी। यदि यह मुद्रा टूटी पाई जाती थी तो पता चल जाता था कि सामान जो है उसके साथ रास्ते में कहीं छेड़छाड़ हुई है, अन्यथा भेजा गया सामान जो है सुरक्षित है। तो मुद्राओं के प्रयोग ने भी नगरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा राजाओं की सैन्य शक्ति, जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। राजा का स्थान मेसोपोटामिया में सर्वोच्च था। उसने देवताओं के नाम पर शासन किया और पूरे नगर की सुरक्षा करना वो अपना सबसे बड़ा दायित्व मानता था। लेकिन सुरक्षा के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए, महल बनाने के लिए उसे बड़ी मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता थी, श्रम दान की आवश्यकता थी। इवन के एक उदाहरण भी मिलता है कि उरुक नगर में एक मंदिर के निर्माण में 1500 व्यक्तियों ने 5 वर्षों तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया, तब कहीं जाकर वो मंदिर बन पाया। इसीलिए कोई भी स्थानीय लोग जो थे वो श्रम से इनकार नहीं कर सकते थे। लेकिन श्रम करने वाले व्यक्ति को, मजदूरी करने वाले व्यक्ति को उसके काम के बदले अनाज दिया जाता था और इसके चलते बहुत सारे महलों, मंदिरों और भवनों का निर्माण संभव हो पाया। और यदि मंदिर बन पाए, महल बन पाए, भवन बन पाए तो नेचुरली के वहां पर नगरीकरण पूरा होगा, क्योंकि गांव में तो इतने भवन और मंदिर, महल नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हम आज इस भाग को समाप्त करेंगे और एक बार चलते चलते वार का शीर्ष टॉपिक पढ़ लेते हैं। 3000 ईस्वी पूर्व में, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आपने सोचना है कि इसमें क्या क्या लगा होगा। ये साथ में आप छोटी सी मूर्ति देखिए, ये वार का शीर्ष मूर्ति के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। 3000 ईस्वी पूर्व में उर्क नगर में स्त्री का सिर सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया। मतलब संगमरमर का पत्थर को जो कि सफेद रंग का था उसे तराश कर इसे बनाया गया। इसकी आंखें और भौहों में यहाँ पर सारे में नीले लाजवत और सफेद सिप्पियां काले डामर की जड़ाई की गई। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जहां पर शायद कोई बहुत ही
इम्पोर्टेंट गहना, भारी भरकम गहना पहराया जाता होगा। इसका मुख, ठोडी, इवन के गाले सुकोमल है, सुंदर है, बहुत प्रशंसा होती है इसकी। और ये कठोर पत्थर को तराश के बनाया गया है, जो काफी दूरी से लाना पड़ा होगा, क्योंकि ये पत्थर मेसोपोटामिया में नहीं मिलता था। तो इस पत्थर को लेकर आने से मूर्ति के निर्माण में क्या आप बता सकते हैं कि किन किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा? सफेद संगमरमर का पत्थर कहाँ से लाया गया, कैसे लाया गया, कौन कौन से लाजवर्त लगे, उन पर उकेरने वाले, सफेद सिप्पी बनाने वाले, सिर के ऊपर खांचा उसके आभूषण बनाने वाले, चेहरे को शेप देने के लिए बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, उनकी आपने सूची बनानी है। इसके साथ ही हम इस भाग को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगला भाग हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।